हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त आ गया हूँ रोम घूमने के लिए, जो कि बेहद खूबसूरत शहर है इटली का और इटली की कैपिटल है। ये सिटी करीब 3000 साल पुराना है, इसलिए इसे इटर्नल सिटी भी कहा जाता है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा रोम दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ के बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर को एंजॉय करना, यहाँ की हिस्ट्री को जानना। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करवानी हो तो आप करवा सकते हैं, और आपको रोम या यूरोप के बाकी सिटीज़ में कैसे घूमना है इसकी जानकारी मुझसे चाहिए, साइट सीइंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के जो लिंक हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन की गई कमेंट में दे रखे हैं। आप वहाँ से लेके मुझे कॉल करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो मेरे पीछे एक ग्रेट बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है पैंथियन। एंशिएंट रोम के टाइम की जितनी भी बिल्डिंग आज सर्वाइव कर रही हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा मैग्निफिसेंट है। इस बिल्डिंग के जो कॉलम्स हैं ये ग्रेनाइट के बने हुए हैं। इनका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है और 40 फीट इनकी हाइट है, और ढेर सारे कॉलम्स हैं जिनके ऊपर इसकी रूफ़ सपोर्टेड है। आप इसकी रूफ़ को देखो, ग्रीस में मिलती हैं इस तरह की रूफ़। ये ग्रीक स्टाइल की रूफ़ है, और आपको सामने फ्रंट कैमरे की वजह से उल्टा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम्स के ऊपर एम एग्रिपा। असल में 120 AD में ये बिल्डिंग बनाई गई थी। तब जो एम्परर था हेड्रियन, उसने खुद को क्रेडिट ना देकर एक बिल्डर को क्रेडिट दिया, एम एग्रिपा को, जिसने एम्परर के लिए पहले कोई दूसरी बिल्डिंग बना के दी थी। इस बिल्डिंग की एक और ख़ास बात है कि आपको इसके अंदर जाना चाहिए। जब आप इस बिल्डिंग के अंदर जाओगे तो आपको एक रूम मिलेगा जिसमें एक बहुत ही शानदार डोम होगी, और जो बड़े बड़े लेजेंडरी ग्रेट आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे कि ब्रूनो लेस्की जिसने के डोमो बनाई थी फ्लोरेंस में, या माइकल-एंजेलो जिसने सेंट पीटर्स बेसिलिका की डोम बनाई थी, उन्होंने भी, इन ग्रेट आर्टिस्ट ने भी इसी पैंथियन के अंदर जो डोम है उसी से इंस्पिरेशन लेकर अपनी वाली डोम बनाई थी। ये मेरे पीछे आपको दिख रही है रोम की ब्लॉकबस्टर टूरिस्ट साइट, जिसका नाम है ट्रेवी फाउंटेन। इसे 1762 में निकोलस साल्वी ने बनाया था। असल में क्या थी इसके पीछे की स्टोरी? करीब 1000 साल तक जो रोम सिटी था वो कुएं के लो क्वालिटी वाटर पे सर्वाइव कर रहा था, लेकिन इसके आसपास की जो एक्विडक्ट थी वो बंद पड़ी थी। तो फिर फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद उन एक्विडक्ट्स को खोला गया फिर से, और यहाँ रोम में फ्रेश वाटर की सप्लाई होने लगी। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये ट्रेवी फाउंटेन बनाया गया, और लोग काफ़ी खुश हुए। आप मेरे पीछे ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ट्रेवी फाउंटेन का देख रहे हो, ये बरोक आर्किटेक्चर है। यहाँ बीच में आपको नेपट्यून गॉड दिख रहे हैं, ही रिप्रेजेंट वाटर एवरीवेयर, और उनके पीछे जो फसाड है उनके बैकड्रॉप में वो नियो क्लासिकल है। अब ये सामने आपको बहुत सारे स्टोन्स और ये सब दिख रहे हैं ना, पानी बहता हुआ आ रहा है। तो ये जो नेपट्यून गॉड हैं ये एक रथ पे सवार हैं। आपको इधर घोड़े भी दिख रहे होंगे दौड़ते हुए, और नीचे जो पानी बह रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नेपट्यून गॉड हैं वो अपनी पानी की किंगडम में, मतलब तेज़ी से उनका रथ दौड़ता हुआ जा रहा है। अब ये जो पानी है ये टोटल 24 नोजल से ओपनिंग से आ रहा है, और यहाँ पत्थर के बहुत सारे लगभग 30 प्लांट्स भी हैं जिनके ऊपर से पानी बहता हुआ आता है। और ये थोड़ी अभी क्लीनिंग हो रही थी इस फाउंटेन की, थोड़ी देर बाद ये ऊपर तक भर जाएगा और लोग आगे जाके इसमें सिक्के उछालने लगेंगे। ट्रेवी फाउंटेन की ये रिचुअल है कि लोग यहाँ पे इसमें बैकवर्ड सिक्का उछालते हैं, ऐसे पीछे की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे सिक्का उछालेगा, पीछे पानी जो है फाउंटेन का उसमें, ही विल रिटर्न टू रोम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये जो आप मेरे पीछे ब्यूटीफुल व्यू देख रहे हैं, सीढ़ियाँ जो हैं इनको बोलते हैं स्पेनिश स्टेप्स। ये रोम की आइकॉनिक साइट है। इस टाइम यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, इसलिए लोग बैठे नहीं हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे शाम को या रात को आओगे तो ये सीढ़ियाँ बिल्कुल लोगों से खचाखच भरी होंगी, और बहुत ही अच्छा पीपल वॉचिंग एक्सपीरियंस होता है। इन्हें स्पेनिश स्टेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पिछले 300 सालों से स्पेन की जो एम्बेसी है वेटिकन सिटी के लिए वो लोकेटेड है। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये कर्व की शेप में ऊपर तक जाती हैं, और जहाँ आपको पीछे वो 2 टावर दिख रहे हैं ना, एक बरोक चर्च के, वहाँ पे जाके एंड होती हैं। मैं अब स्पेनिश स्टेप्स पे चढ़ के ऊपर आ गया हूँ, और ये मेरे पीछे वो बरोक चर्च है जिसके 2 टावर आपको नीचे से दिखाई दे रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नीचे स्पेनिश स्टेप्स कैसी दिखाई देती हैं। अब देखना,
ये वो सीढ़ियाँ हैं, पहले एक पहला टेरेस है और उसके नीचे स्पेनिश स्टेप्स हैं और सामने वो स्ट्रीट है जो आपको दिखाई देता है। जब आप स्पेनिश स्टेप से नीचे उतरेंगे तो सामने आपको ये बढ़िया सा फाउंटेन दिखाई देगा, कुछ इस तरह का। इस फाउंटेन को बोलते हैं फाउंटेन ऑफ सिंकिंग बोट। इसको बर्निनी नाम के ग्रेट आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था। इस फाउंटेन में जो ये पानी बह रहा है, रोम के बाकी फाउंटेन्स की तरह इसके पानी का जो सोर्स है वो भी एक्विडक्ट ही है। एक्विडक्ट से पानी आता है और इन फाउंटेन्स की नोज़ल से निकलता है। जितना ज़्यादा एक्विडक्ट के पानी का प्रेशर, उतनी ज़्यादा प्रेशर से यहाँ पे पानी बाहर आएगा। ट्रेवी फाउंटेन के मुकाबले इस वाले फाउंटेन का प्रेशर थोड़ा कम है, लेकिन खूबसूरत ये भी काफ़ी लगता है। आप इस वक्त जो मेरे पीछे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है विक्टर इमैनुअल मॉन्यूमेंट। विक्टर इमैनुअल इटली के पहले किंग थे। आप सबसे पहले उनका स्टैचू देखो, हरे रंग का, घोड़े के ऊपर। उन्होंने इटली को यूनिफिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा था। असल में इटली जो है पहले अलग अलग स्टेट्स में बिखरा हुआ था। एक टस्कनी था, एक वेनेटो था, एक लोम्बार्डी था। तो गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल और कई बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज ने मिलके इटली को यूनिफाई करा 1861 में, 1861। फिर जब 50 साल पूरे हो गए इटली के यूनिफिकेशन को, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए ये ओवरसाइज्ड मॉन्यूमेंट विक्टर इमैनुअल के नाम पे बनाई गई। आपको जो मेरे पीछे बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, इसका नाम है पियाज़ा नवोना। रोम की सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से ये एक है। इसकी ऑब्लॉन्ग शेप है। एंशिएंट टाइम से ही ये रोमन लाइफ जो है उसका सेंटर पीस रहा है ये वाला स्क्वायर। 80 AD के टाइम यहाँ पे एक अखाड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसा ये स्क्वायर आपको अब दिख रहा है, हमेशा से ऐसा नहीं था। ये करीब 500-600 साल से, हाई रेनेसांस के टाइम से इस तरह का है जैसा आपको अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 फाउंटेन्स हैं जो सबका ध्यान खींचते हैं, जिनमें बीच वाला फाउंटेन सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैं आपको इन तीनों फाउंटेन्स के बारे में अब बताने वाला हूँ। ये पियाज़ा नवोना का पहला फाउंटेन है, जिसमें एक मूर, मतलब कि अफ्रीकन आदमी, एक डॉल्फिन को मार रहा है। उस टाइम जो मूर थे, मतलब अफ्रीकन्स, वो रिप्रेजेंट करते थे एनीथिंग एक्जॉटिक, मतलब विदेशी चीज़ का मतलब उस टाइम अफ्रीकन ही होता था। ये जो आप मेरे पीछे फाउंटेन देख रहे हैं, ये पियाज़ा नवोना का दूसरा नंबर का फाउंटेन है। इन तीनों फाउंटेन्स में ये बीच का फाउंटेन है और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। आप देखो क्या बढ़िया पानी बह रहा है और हमेशा इसके चारों में भीड़ होती है। ये ट्रेवी फाउंटेन नहीं है, ये उससे अलग है। इस फाउंटेन को लोरेंजो बर्निनी ने डिज़ाइन करा था। ये वही आर्किटेक्ट है जिसने रोम को बरोक आर्किटेक्चर में रीडिज़ाइन करा। अब मैं बताता हूँ कि ये फाउंटेन है किस बारे में, ये क्या दर्शाता है। देखो, इसमें 4 आकृतियाँ हैं। ये आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, एक पर्सन, मतलब ये जो स्टैचू है, ये गुड लुकिंग सा, ये डैन्यूब रिवर को रिप्रेजेंट करता है। ये फाउंटेन टोटल 4 रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गई यूरोप की डैन्यूब रिवर। अब आप आना, इस फाउंटेन के चारों ओर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब मैं दिखाता हूँ कि दूसरी रिवर कौन सी है जिसको ये फाउंटेन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इस वाले फिगर को देखो, ये वाला जो स्टैचू है, ये गंगा नदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एशिया की, इंडिया की गंगा नदी, देख लो अपनी गंगा नदी, इसको इस स्टैचू से रिप्रेजेंट किया गया है। अब तीसरी रिवर दिखाता हूँ। मैं इस फाउंटेन के एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा हूँ। अब आप ये देखो, ये तीसरे नंबर का जो स्टैचू है जिसने सर पे कपड़ा ढक रखा है, ये अफ्रीका की नील नदी है। ये इसलिए सर पे कपड़ा ढक रखा है क्योंकि जिस टाइम 16वीं सेंचुरी में पियाज़ा नवोना पे ये फाउंटेन बनाया गया था, उस टाइम तक अफ्रीका के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि नील नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से इसके फेस को ढक दिया गया। और अब चौथी रिवर के लिए जो स्टैचू है वह आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। कितनी भीड़ है देखो, बहुत भीड़ लगी रहती है। यहीं से देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, चौथे नंबर का ये वाला स्टैचू। इसमें ये जो स्टैचू है, इसमें जो ये पर्सन दिखा रखा है, ये पीछे की तरफ शौक में झुक रहा है। ये उरुग्वे की रियो डेला प्लेटा नदी है। ये बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे इस टाइम देख रहे हैं, इसका नाम है कोलोजियम।
ये रोम की सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इंग्लिश में जो वर्ड है कॉलोजल, वो कॉलोजियम से ही आया है। कॉलोजल का मतलब होता है ह्यूज। ये बिल्डिंग भी बहुत ह्यूज है। इसे 80 एडी में, अब से करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। इसको बनाने का पर्पस था मासेस को एंटरटेन करना खूनी खेलों से। अंदर लोगों को, जो स्लेव थे, उनको दूसरे स्लेव से लड़ाया जाता था अनटिल समवन डाई। उनको बीस्ट से लड़ाया जाता था, बीस्ट को बीस्ट से लड़ाया जाता था, वाइल्ड एनिमल से। तो इस तरह के काम इस बिल्डिंग में होते थे। और आप ये नीचे आर्चेस देख रहे हो ना, एक लाइन से, फिर उसके ऊपर एक और रो ऑफ आर्चेस आप देखो, फिर उसके ऊपर एक और रो ऑफ आर्चेस। ये रोमन डिज़ाइंस हैं। रोमन से इस तरह की बिल्डिंग बनाया करते थे। इसी तरह जो एक्विडक्ट्स हैं जिनमें पानी आता था बहुत दूर दूर से, हिल से, वो भी रोमन्स ने ही बनाई। और जो कंक्रीट जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, उसका आविष्कार भी रोमन्स ने ही किया था। तो इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह है कि रो ऑफ आर्चेस, उसके ऊपर और रो ऑफ आर्चेस, उसके ऊपर और रो ऑफ आर्चेस। फिर इन आर्चेस के बीच में जो कॉलम्स हैं, नीचे वाले जो कॉलम आपको दिख रहे हैं आर्चेस के बीच में, ये टस्कन कॉलम्स हैं। उसके ऊपर वाले जो कॉलम्स हैं वो आयोनिक कॉलम्स हैं। उसके ऊपर वाले जो कॉलम्स हैं वो कॉरिंथियन कॉलम्स हैं। और उसके ऊपर इन तीनों का मिक्सचर है। मैं इस टाइम कॉलोजियम के अंदर खड़ा हूँ, जो कि रोमन्स के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग है। ये करीब 2000 साल पुरानी है। रोमन्स जो थे वो बहुत ही ग्रेट इंजीनियर्स थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ग्रैंड स्केल पे बिल्डिंग्स बनाते थे। और इन्होंने जो कंक्रीट है ना, उसका आविष्कार भी रोमन्स ने ही किया था। रोमन सिविलाइजेशन की ये दुनिया को देन है। ये मेरे पीछे आप ब्राउन कलर के बड़े बड़े पत्थरों का बनाया हुआ कॉलोजियम देख रहे हैं। इसका पर्पस आपको पता होगा, ये जो रोम की पॉपुलेशन थी उसके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी। ये वाले एम्फी थिएटर, यहाँ पे अंदर ग्लैडिएटर जो थे उनकी लड़ाई होती थी। ग्लैडिएटर कौन? देखो, रोमन एम्पायर दूर दूर तक फैली हुई थी, तो जो रोमन्स थे दूर दूर के कंट्रीज से स्लेव बना के लोगों को लाते थे और यहाँ पे उनसे आपस में लड़ाई करवाते थे। उनके खूनी खेल होते थे। तो जो ग्लैडिएटर थे वो दूसरे ग्लैडिएटर से लड़ाए जाते थे। उन्हें वाइल्ड बीस्ट से लड़ाया जाता था। वाइल्ड जो बीस्ट होते थे, एनिमल्स होते थे, उनको दूसरे एनिमल से लड़ाते थे। तो इस तरह ये डेथ को सेलिब्रेट करते थे। ये डेथ के खूनी खेल यहाँ पे होते थे और पब्लिक यहाँ चारों ओर के एरिना में बैठ के एंजॉय करती थी। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो एम्फी थिएटर, मॉडर्न स्टेडियम्स की तरह ही जो पब्लिक थी रोमन की, वो इन एम्फी थिएटर्स में बैठ के जो यहाँ के बीच में खूनी खेल होते थे उन्हें एंजॉय करती थी। असल में रोमन पॉपुलेशन जो थी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा थी, और जो यहाँ के एम्परर थे और जितने भी रोमन गवर्नमेंट के लोग थे वो काफ़ी करप्शन करते थे और काफ़ी मिसमैनेजमेंट था। तो ताकि लोग कंप्लेंट ना करें, विद्रोह ना करें, तो इसलिए पब्लिक का जो ध्यान था उसे बटाए रखने के लिए ये कॉलोजियम बनाया गया था। एक टर्म है ब्रेड एंड सर्कस। यहाँ पे पब्लिक को ब्रेड दी जाती थी और उनका एंटरटेनमेंट किया जाता था, मतलब उन्हें सर्कस दिखाया जाता था। तो पब्लिक को और क्या चाहिए? खाने को मिलता रहे और एंटरटेनमेंट होता रहे। तो इस तरह किसी भी विद्रोह से बचने के लिए ये कॉलोजियम एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था लोगों के लिए। लेकिन जो यहाँ पे ग्लैडिएटर्स लड़ने के लिए आते थे उनके लिए कोई बुरे सपने से कम नहीं था। सोचो, एक नॉर्मल आदमी को शेर से लड़ाया जा रहा है, उसे कैसा लगता होगा। कई बार शेर उन्हें मार देता था, तो कई बहादुर ग्लैडिएटर शेर को मार देते थे और पब्लिक एंजॉय करती थी। तो ग्लैडिएटर जब यहाँ पे आते थे तो वो कहते थे, हेल सीजर, वी हु आर अबाउट टू डाई सैल्यूट यू, और फिर उसके बाद उनकी फाइटिंग होती थी। तो ये काफ़ी मस्ट विजिट साइट है, आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। कॉलोजियम आज जितना बड़ा है, 2000 साल पहले जब ये बना था तब इससे लगभग 3 गुना बड़ा था। लेकिन एक तो अर्थक्वेक आए बीच में, उससे यहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ हो गई और इसका साइज़ छोटा हो गया। और दूसरा, मिडिल एजेस और रेनेसांस में बहुत सारे लोग यहाँ से पत्थरों को उठा के ले गए आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अब ये साइज़ में 1/3 रह गया है। कॉलोजियम की जो शेप है वो ओवल की है। इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो 280 फीट इंटू 165 फीट है। आप ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये नीचे दीवारें अंडरग्राउंड, इनके ऊपर पहले वुड बिछा के उसके ऊपर सैंड छिड़क के ग्लैडिएटर्स लड़ा करते थे। और इसके नीचे जो ये पासेज वे आपको दिख रहे हैं दीवारों के बीच में, इनमें प्रिजनर्स और एनिमल्स रहा करते थे। ये मेरे पीछे रोमन हिल दिखाई दे रही है आपको। ये 7 हिल्स के बीच में एक कॉमन ग्राउंड है। रोम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस इस जगह को कहा जा सकता है। ये जो आप मेरे पीछे खूबसूरत सी आर्च देख रहे हैं, इस आर्च का नाम है आर्च ऑफ टाइटस।
इसे रोमन्स ने 70 एडी में इज़राइल को हराने की खुशी में बनवाया था। कोलोसियम के बिल्कुल पास में ही है। असल में जो रोमन्स हैं वो उतने ज़्यादा कोई क्रूर एम्परर नहीं थे। वो किसी को भी बैटल में हराने के बाद बस ये शर्त रखते थे कि आपको हमसे वफ़ादार बन के रहना है और हमारे एम्परर को, रोमन एम्परर को गॉड मानना है। तो जो हारे हुए लोग थे वो वैसे ही कई भगवानों की पूजा करते थे, तो उन्हें लगता था कि ठीक है यार, इतनी मुश्किल शर्त नहीं है, मान लेंगे जी तुमको भी गॉड। लेकिन जो इज़राइलीट्स हैं, इज़राइल के लोग, वो सिर्फ एक ही गॉड को मानते थे। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और फिर बैटल हुई रोमन्स से, और रोमन्स ने उन्हें एक छोटी सी बैटल में आसानी से हरा दिया। फिर रोमन्स वहाँ से करीब 50,000 स्लेव्स को पकड़ के लाए और उन्होंने आर्च ऑफ टाइटस उनसे बनवाई, और उन्हीं स्लेव से उन्होंने कोलोसियम में भी काम करवा के कोलोसियम को बनवाया। ये जो आपको मेरे पीछे आर्च दिखाई दे रही है, इसका नाम है आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटीन। इसको एम्परर कॉन्स्टेंटीन को याद रखने के लिए उसकी याद में बनाया गया है। देखिए, जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी जीसस क्राइस्ट के टाइम, उस टाइम एम्परर्स ने इसे इलीगल कर रखा था, लेकिन लोगों को ये नया न्यू फाउंड रिलीजन बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि यहाँ फ्रीडम, हैप्पीनेस, इन सब की बात हो रही थी। लोग इसके लिए जान भी देने को तैयार थे, और वो छुप छुप के अपने फेथ को प्रैक्टिस किया करते थे। फिर कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया, और पहली जो चर्च थी वो रोम में बनाई गई। मैं इस टाइम एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल पियाज़ा पे खड़ा हूँ, जिसका नाम है पियाज़ा फार्नीस। इसको पियाज़ा फार्नीस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 16th सेंचुरी में फार्नीस फैमिली अपने इस बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रैंड पैलेस में रहती थी, जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। उन्होंने 16th सेंचुरी में माइकल को इस पैलेस के टॉप को डिज़ाइन करने के लिए हायर किया था, तो इसलिए भी इस बिल्डिंग का खासा महत्व है। अब इस बिल्डिंग के अंदर फ्रांस की एम्बेसी है, और इसीलिए आपको यहाँ पे सामने यूरोपियन यूनियन के साथ साथ फ्रांस का भी फ्लैग दिखाई दे रहा है, जबकि ये बिल्डिंग रोम में है। इस तरफ आपको बढ़िया ब्यूटीफुल कलरफुल बिल्डिंग दिख रही होंगी। ये जो आपको बाथ दिख रहा है, एक बाथ इस तरफ है और दूसरा बाथ इसके सामने है। ये जो बाथ हैं ये 3rd सेंचुरी के हैं, जबकि ये जो पियाज़ा है जहाँ फार्नीस फैमिली रहती है, ये 16th सेंचुरी का है। तो ये जो 3rd सेंचुरी के बाथ हैं, ये ओरिजिनली यहाँ के नहीं हैं, बल्कि बाथ्स ऑफ कैराकेला से एक्सकेवेशन करके निकाले गए। और क्योंकि उस टाइम फार्नीस फैमिली का यहाँ पे दबदबा था, तो उन्होंने ये बाथ यहाँ पे मंगा लिए अपने पैलेस के सामने सजावट करने के लिए। ये जो पियाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है कैंपो डी फियोरी। ये रोम के वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल पियाज़ास में से एक है। इस पे चारों तरफ आपको ब्यूटीफुल कलरफुल बिल्डिंग दिखाई दे रही होंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पीछे शॉप्स हैं और उनके ऊपर अम्ब्रेला लगे हुए हैं, इसलिए प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रही हैं। इस मार्केट में सुबह से लेकर दोपहर तक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की शॉप लगती हैं। शाम के टाइम यहाँ पे कैफ़े लगते हैं, और रात को यहाँ पे शराब बिकती है, शराबी घूमते हैं। इस जगह पे पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, फूलों के बगीचे होते थे। पास में जो वेटिकन सिटी है, वहाँ जाने वाले जो पिलग्रिम्स होते थे वो यहाँ से गुजरते थे, तो उनकी ज़रूरतों के लिए यहाँ पे धीरे धीरे टाइम के साथ मार्केट डेवलप हो गई। ये आपको पीछे एक स्टैचू दिख रहा है ना, ये जॉर्डानो ब्रूनो का स्टैचू है। ये एक रिफॉर्मर थे। ये क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ चले गए थे, तो इनको इस स्क्वायर पे जिंदा जला दिया गया था। ये प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन से पहले की बात है, और उसके बाद प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन आई थी, तो उनके ऑनर में ये स्टैचू बनाया गया है। मैं इस टाइम जिस ब्यूटीफुल स्क्वायर पे खड़ा हूँ, इस स्क्वायर का नाम है पियाज़ा पास्क्विनो। इस स्क्वायर को पियाज़ा पास्क्विनो के एक स्टैचू के नाम पे बोलते हैं। ये जो पास्क्विनो का स्टैचू है, ये मेरे पीछे की तरफ है। अब आप देखना, पहले आपको स्टैचू दिखा दूँ। देखो, ये ग्रे कलर की बिल्डिंग है ना, इसमें जो एक ग्रे कलर का स्टैचू है, ये पास्क्विनो का स्टैचू है। ये जो मेरे पीछे आपको स्टैचू दिख रहा है, इस स्टैचू का नाम है पास्क्विनो। इसी स्टैचू के नाम पे इस स्क्वायर का नाम पियाज़ा पास्क्विनो पड़ा है। इसको टॉकिंग स्टैचू भी बोलते हैं, क्योंकि ये बोलता हुआ सा लगता है, लेकिन क्योंकि ये 3rd सेंचुरी BC से है, मतलब 23 ईयर्स ओल्ड, इसलिए ये काफ़ी इरोड हो कर कुछ फेसलेस जैसा हो चुका है। ये स्टैचू लोगों को एनकरेज करता है कि आप अपनी बात रखें बिना डरे। तो सदियों से, बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने एनोनिमसली कंप्लेंट करी थी, अपने जो भी उनकी शिकायतें थीं। और इस स्टैचू के नीचे जो आपको ये दिख रहा है, ये जो रॉक दिख रही है, यहाँ पे लोग अपनी कंप्लेंट करते हैं और अपनी बात रखते हैं। इस टाइम भी देखो, एक पर्ची लगा रखी है किसी ने, और कोविड के टाइम पे तो यहाँ पे ये पूरा भरा पड़ा था अलग अलग लीफलेट से। ये जो आप मेरे पीछे कॉलम देख रहे हैं, इस कॉलम का नाम है कॉलम ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन। इमैकुलेट का मतलब होता है परफेक्ट,
और कंसेप्शन का मतलब होता है टू गेट प्रेग्नेंट। देखिए जो जीसस क्राइस्ट हैं वो क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े गॉड हैं, तो उनको पैदा किया था मदर मैरी ने। तो 1850s में इस पर काफ़ी डिबेट हुई कि मदर मैरी की जो प्रेगनेंसी थी उसको दिखाने के लिए किस तरह से हमें स्टैचू बनाना है, कॉलम बनाना है। तो ये डिसाइड हुआ कि इट हैज़ टू बी परफेक्ट, तो फिर एक कॉलम बनाया गया। इस कॉलम के बिल्कुल टॉप पे मदर मैरी का स्टैचू लगाया गया है और इस कॉलम के नीचे आपको ये प्रीस्ट दिख रहे हैं दो, उनके स्टैचू, और दो स्टैचू पीछे की तरफ हैं। ये दिखा रहा है कि जो प्रॉफिट हैं, जो प्रीस्ट हैं चर्च के, उनकी सहमति से ये वाले जो स्टैचू हैं ये बनाए गए हैं। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल पियाज़ा है, आप इसकी बिल्डिंग देखो इस कॉलम के सामने की, आहा, अद्भुत है भाई। और रोम बहुत ही बड़ा सिटी है, इसको टाइम चाहिए देखने के लिए। जिस स्क्वायर पे मैं खड़ा हूँ इस स्क्वायर का नाम है पियाज़ा कैप्रेनिका, और मेरे पीछे जो आप ये रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं प्लेन दीवारों वाली, इस बिल्डिंग का नाम है पलाज़ो कैप्रेनिका। पलाज़ो मतलब पैलेस। ये जो बिल्डिंग है पलाज़ो कैप्रेनिका, इसी के नाम पर ही इस स्क्वायर का नाम पियाज़ा कैप्रेनिका पड़ा है। इस पैलेस में पुराने ज़माने में नोबल फैमिलीज़ रहती थीं। जैसे इंडिया में ज़मींदार होते हैं ना, ऐसे ही यूरोप में जो ज़मींदार टाइप के रिच लोग होते थे उनको नोबल बोलते थे। तो वो यहाँ पे अपने ऊंचे ऊंचे टावर बना के शो ऑफ किया करते थे। ये आपको एक छोटा सा टावर दिख रहा होगा इस बिल्डिंग के टॉप पे। तो पुराने ज़माने में ये ऊंचा टावर था, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि सारी नोबल फैमिलीज़ अपने जो टावर हैं उनकी हाइट कम कर लें, और फिर मजबूरी में उनको ये जो टावर है इसको तोड़वा के इसकी हाइट कम करनी पड़ी। अब मेरे पीछे आपको ये हल्के से येलो कलर की सी ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिख रही है। ये 17th सेंचुरी की जो रोमन मिडिल क्लास थी उसका एक लिविंग अपार्टमेंट था। इसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ मिडिल क्लास की रहती थीं इस अपार्टमेंट के अंदर। ये तीसरी साइड के व्यू पियाज़ा कैप्रेनिका के, और मेरे पीछे आपको अब चर्च दिखेगी ये वाली। इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ संता मरिया। काफ़ी चर्च हैं संता मरिया की पूरे इटली में, रोम में। जो इटली की बहुत सारी चर्चेज़ हैं, जैसे टस्कनी की बहुत सारी चर्चेज़, उनकी तरह इस चर्च का भी कंस्ट्रक्शन तो पहले हो गई थी, लेकिन फसाड का जो मतलब फ्रंट का जो डेकोरेशन का काम है वो काफ़ी टाइम तक अटका रहा, और काफ़ी टाइम बाद जाके इस चर्च का जो फसाड है वो उसका कंप्लीशन हुआ। ये जो आप मेरे पीछे कॉलम देख रहे हैं, इस कॉलम की वजह से इस स्क्वायर का नाम है पियाज़ा कॉलोना। इसे मार्कस ऑरेलियस ने बनवाया था अपनी अलग अलग बैटल्स में विक्ट्री के बारे में लोगों को बताने के लिए। ये एक प्रोपागेंडा कॉलम है। इसमें नीचे से ऊपर तक मार्कस ऑरेलियस ने बारबेरियंस के ऊपर जो अलग अलग विजय प्राप्त करी हैं अलग अलग बैटल्स में, उनकी स्टोरीज़ को दिखाया गया है अलग अलग जो फिगर्स हैं उनको एनग्रेव करके, और ये कंटिन्यूस नरेशन की फॉर्म में है। लेकिन जब मार्कस ऑरेलियस की डेथ हुई 180 AD में, तो उसके बाद रोम पे बारबेरियंस का कब्जा हो गया, जो कि अगले 300 साल तक रहा और रोम का फॉल होता रहा। तो जब पहले तो यहाँ कॉलम के टॉप पे मार्कस ऑरेलियस का स्टैचू था, लेकिन जब मार्कस ऑरेलियस की डेथ हो गई और यहाँ पे बारबेरियंस का रूल आ गया, तो उसके बाद जो पॉल नाम के व्यक्ति थे जो रोम के वन ऑफ द मैनी पैटर्न सेंट्स थे, उनका स्टैचू इस कॉलम के ऊपर रख दिया गया। ये मेरे पीछे जो आप रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है ट्राजन मार्केट। एंशिएंट रोम के टाइम की है ये। इसके आगे आपको ढेरों रोमन रूइंस दिख रहे होंगे। देखो ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है, इसके ग्राउंड फ्लोर पे आप देखो, आपको 13 टॉल आर्चेस दिख रही होंगी। इनमें पुराने ज़माने में एंशिएंट रोम में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचे जाते थे। इससे ऊपर आपको 26 थोड़े छोटे साइज़ की आर्चेस दिख रही होंगी, उनमें वाइन और ऑलिव ऑयल बेचा जाता था। और उसके ऊपर जो आपको छत सी दिखाई दे रही है, ये एक मार्केट है जिसमें मिसलेनियस चीज़ें बिकती थीं, जैसे कि एशिया से लाए गए मसाले और अफ्रीका से लाए गए एक्जॉटिक फ्रूट्स। और उसके ऊपर जो आपको ये कुछ घर जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठते थे। ये जो ब्यूरोक्रेट थे वो सिटी लाइफ के जो डे टू डे एलिमेंट होते थे उन्हें देखते थे। जो अनएम्प्लॉयड सिटीजन थे उनको फूड ग्रेन बांटते थे, जो पूरी दुनिया में लूट मचा के जो धन यहाँ पे आ रहा था उससे फंडेड होती थी। और सबसे ऊपर आपको टावर दिख रहा है। ये जो आप मेरे पीछे काफ़ी ऊंचा सा कॉलम देख रहे हैं, इसका नाम है ट्राजन्स कॉलम। ये ट्राजन नाम के एक रोमन एम्परर ने अपनी मिलिट्री जो बैटल्स में विक्ट्री प्राप्त हुई थी उन्हें दिखाने के लिए, उनकी स्टोरी सुनाने के लिए इस कॉलम को बनवाया था। इस कॉलम में नीचे से लेके ऊपर तक ट्राजन ने जो अलग अलग बैटल लड़ी, उनमें जो विक्ट्री हुई, उनकी कहानी बता रखी है एक स्क्रॉल की फॉर्म में। कंटिन्यूअस नरेशन है।
पहली बैटल से लेके सबसे टॉप पे आखिरी जो बैटल में जीत प्राप्त हुई उस तक की पूरी स्टोरी है। ये जो कॉलम है इसकी हाइट करीब 140 फीट है और इस पे टोटल जो फिगर्स बना रखी हैं, कार्व कर रखी हैं स्टोरी सुनाने के लिए, बताने के लिए, वो करीब 2500 हैं। और ये जो कॉलम है ये अंदर से सॉलिड नहीं है बल्कि हॉलो है। आप इसमें देखो नीचे एक छोटी सी आपको विंडो दिखाई दे रही है ना, पास जाओगे तो बड़ी दिखेगी। इस विंडो से आप अंदर घुस के एक स्पाइरल स्टेयरकेस लेके इसके टॉप तक जा सकते हो बालकनी में, जहां आपको ये स्टैचू दिख रहा है। पहले तो जब ट्राजन जिंदा था और उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे ट्राजन का स्टैचू था, लेकिन काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे सेंट पीटर्स का स्टैचू लगा दिया गया। मैं इस टाइम रोम के सबसे ब्यूटीफुल एरिया में घूम रहा हूँ जिसका नाम है ट्रस्टेवरी। बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए वो इस एरिया में अनफॉर्चुनेटली आते ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है। ये रोम का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। यहाँ पे आपको बहुत ही कलरफुल घर, बढ़िया रोड्स, लाइन से बार्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स दिखेंगे। भीड़ भाड़ होगी नहीं। जहाँ रोम के दूसरे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे आपको एकदम शांति मिलेगी और ट्रू रिलैक्सेशन फील होगी। जो लोकल्स हैं वो कहते हैं प्राउडली, जो यहाँ ट्रस्टेवरी में रह रहे हैं, कि वी नेवर सेट आवर फुट ऑन द अदर साइड ऑफ द टाइबर रिवर। ट्रस्टेवरी का मतलब होता है अक्रॉस द रिवर। ये टाइबर रिवर के साउथ में लोकेटेड है। रोम सिटी की शुरुआत जो थी वो इसी जगह से हुई थी, ट्रस्टेवरी डिस्ट्रिक्ट से, टाइबर रिवर के साउथ में, और बाद में रोम फैलता गया और रोमन एम्पायर पूरे मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर में फैल गई। ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है पूरे रोम का। पूरा रोम बड़ा कैओटिक है, जगह जगह आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा, भीड़ भड़क्का दिख रहा होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि कैसे घूमें, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा पीसफुल एरिया। ये ट्रस्टेवरी का क्विंटेसेंशियल सीन है। यहाँ के घर तो बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल हैं ही, लेकिन रात को डिनर के टाइम यहाँ पे काफ़ी रौनक होती है। सारे रेस्टोरेंट्स के बाहर बढ़िया लाइटिंग होती है, टेबल लगी होती हैं और लोग डिनर कर रहे होते हैं। बढ़िया यहाँ पे अलग ही चार्म आ रहा होता है। देखिए रोम में होता है कैओस, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे दुनिया भर से, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, शोर शराबा, ट्रैफिक। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा मेन जो रास्ते हैं उनसे हट के इधर उधर हो जाते हैं तो आपको मिलते हैं रिवॉर्ड के तौर पे कुछ ऐसे ब्यूटीफुल व्यूज़, ऐसे स्ट्रीट्स, एलीज जिनमें ये ब्यूटीफुल घर होते हैं। घरों के सामने बेल टंगी होती हैं, कलरफुल घर, एकदम पीस, शांति। ये जगह जैसे कि मास टूरिज़्म से बची हुई हों। तो आप जब भी रोम आएँ आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के व्यूज़ वाली जो गलियां हैं आप किसी तरह उनमें पहुंच जाओ और इन्जॉय कर सको। ये जो गली है वैसे पियाज़ा डी स्पानिया के पास में है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक क्विंटेसेंशियल रोमन सीन। आप सबसे पहले बिल्डिंग देखो जो मेरे पीछे है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये ऑरेंज कैसे कलर की, जो इसका एरिया है वो स्क्वायर की फॉर्म में है और इस पर बढ़िया खूबसूरत सा पेंट हो रखा है। किसी बिल्डिंग पे येलो कलर का पेंट होगा, किसी पे कोई और पेंट होगा। और कई सारी बिल्डिंग्स पे रोम में पेड़ पौधे लगा रखे होते हैं फसाड में, जिससे घर में कूलिंग भी आती है और साथ में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं बिल्डिंग्स। और यहाँ नीचे रेस्टोरेंट्स हैं। अब आप मेरे पीछे वाली इस वाली बिल्डिंग को देखो, इस बिल्डिंग के साइड की जो है ये वाली पिंक सी, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये बिल्डिंग है। मुझे इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं इटली में बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। और इधर आप देखो मेरे पीछे ये बढ़िया स्ट्रीट, लाइन से खूबसूरत बिल्डिंग्स और नीचे टेबल वगैरह लगी हुई हैं, लोग लंच कर रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे चर्च देख रहे हैं, इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ संता मरिया। ये रोम की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट चर्च है और ट्रस्टेवरी एरिया की काफ़ी मेन चर्च है। ये चर्च जिस स्क्वायर पर लोकेटेड है उस स्क्वायर का नाम है पियाज़ा संता मरिया। पियाज़ा मतलब स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ट्रस्टेवरी एरिया का काफ़ी लाइवली स्क्वायर है। डिनर करने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पे टहलते हैं। इटली में एक टर्म है पासीजाटा, जिसका मतलब होता है आफ्टर डिनर स्ट्रॉल। पूरे सिर्फ रोम में ही नहीं बल्कि पूरे इटली के अलग अलग सिटीज़ में लोग डिनर करने के बाद अपने ब्यूटीफुल पियाज़ास पर टहलना पसंद करते हैं। इस चीज़ को पासीजाटा बोलते हैं और मैं भी ये इस टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे रोम की ट्रिप ख़त्म हो रही है। काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की साइट सीइंग में, यहाँ पे पूरी कोशिश की कि आपको पूरा रोम दिखाऊं। काफ़ी कुछ देखा लेकिन अभी भी थोड़ा सा छूट गया। अगली बार जब आऊँगा तब यहाँ पे बची हुई साइट्स को कवर करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मदद हुई होगी और जब आप आगे आओगे तो इस वीडियो को रेफरेंस बना के आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपको शेंगन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करवानी हो तो आप करवा सकते हैं। बहुत लोगों को वीज़ा दिला चुका हूँ। अपने चैनल के कम्युनिटी पेज पर भी अपलोड करता हूँ, आप वहाँ चेक कर सकते हैं।
साथ ही अगर आपको यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में कैसे घूमना है, इसको लेकर ट्रैवल गाइडेंस चाहिए काफ़ी डेप्थ में, जिससे कि आप खुद ट्रिप कर सकें, तो भी दोनों कामों के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई कमेंट में दे के रखता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी आगे अच्छे से वीडियो डालूँ वो आपको दिखाई दें, और यार दोस्तों में शेयर करना। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड।